कि 28 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडिया नेपाल एग्री टू टेक फॉरवर्ड सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट। तो गाइस ये जो न्यूज़ हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या सप्तकोशी हाई डैम है, क्या ही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिसको कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, सप्तकोशी रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, सो दैट जो साउथ ईस्ट नेपाल में जो भी फ्लड्स होती हैं और नॉर्दर्न बिहार में जो फ्लड्स होती हैं उन दोनों की फ्लड्स को कंट्रोल किया जाएगा और साथ में इस डैम को यूज़ किया जाएगा टू जनरेट द हाइड्रो पावर। अब जब हम देखते हैं कि इससे इंडिया नेपाल के रिलेशंस में क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले इससे इंडिया का अपना जो सेवर डेफिसिट है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में वो एड्रेस कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव वे। इसके अलावा नेपाल को क्या है, नेपाल इसके थ्रू क्या कर सकता है, वो सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है और फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा सकता है थ्रू एक्सपोर्ट। ठीक है, इससे क्या इंडिया जो कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो वो मिनिमाइज होगा और वो अपनी प्रेजेंस नेपाल में शो कर सकती है। क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की आपको पता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है जिसके अंदर इंडिया क्या कर रहा है, अपनी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बारे में, ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके बेनिफिट के बारे में काम करता है। और वो क्यों कर रहा है, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कर रहा है। रिसेंटली MOU साइन हुआ है नेपाल और इंडिया में, जिसके अंदर वो क्या करेगा, एक वेस्ट सेती एंड सेती रिवर प्रोजेक्ट्स बनाएगा जिसको चाइना ने अबॉन्डन कर दिया था। इससे पहले 2018 में भी चाइना ने कुछ प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर लिया था, कुछ इश्यूज बोल के कि यहाँ पे रीसेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन के इशू है, जिस वजह से चाइना ने विड्रॉ कर लिया था। इस प्रोजेक्ट से क्या आएगा, ये प्रोजेक्ट है इससे क्या होगा, ये और रीजनल पार्टनर्स पर भी हम एक्सटेंड करेंगे। जैसे जो हमारा BBI नेटवर्क है, आपको पता होना चाहिए BBI नेटवर्क हम किस कंट्री के साथ है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इसके अंदर बेसिकली नेटवर्क इसलिए हो रहा है ताकि हम चारों कंट्रीज़ में एनर्जी कॉपरेट कर सके, चारों कंट्रीज एक दूसरे से एनर्जी कॉपरेट कर सके, अगर जहाँ एनर्जी जाता है वो दूसरी कंट्री को ट्रांसफर कर सके। फाइन, मेजर्स क्या लिए गए, सोच रहे हम हाइड्रो पावर कॉपरेशन को इंप्रूव कर सकें। सबसे पहले हम प्रॉपर स्टडी करेंगे किस तरह से कहाँ पे सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को रिवाइज किया जा रहा है, पावर शेयरिंग भी रिवाइज की जा रही है। ठीक है, सो दैट हम नेपाल की पावर नीड को पूरा कर सके। इसके अलावा जो भी स्टेट्स हैं जो भी इसमें इक्वल हैं, एंगेज्ड हैं, दे आर एंगेजिंग एज इक्वल टू एड्रेस ईच अदर कंसर्न। ठीक है, सप्तकोशी आप देख सकते हो कि है कि सप्तकोशी रिवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ये रिवर एक इंटरमीडिएट रिवर है जो नेपाल और इंडिया दोनों में बहती है। ये गंगा की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है। सप्तकोशी लार्जेस्ट रिवर है नेपाल की, जिसके अंदर लार्ज और भी 7 लार्ज ट्रिब्यूटरी हैं सप्तकोशी की। एक है तमाकोशी, अरुणकोशी, दूधकोशी, तमुरकोशी, भोटकोशी, शूनकोशी एंड इंद्रवती। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अपडेट्स टारगेट्स अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अभी क्या है इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उन्होंने कुछ टारगेट अपडेट किए हैं, जिसके अंदर अब हमारा टारगेट हो गया कि हमें 2026 तक में जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको 40% तक डिक्रीज़ करना है। NCP को लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसका काम यही था कि जो PM 2.5 है और PM 10 है, इन दोनों का लेवल जो 20 to 30% डिक्रीज़ करना है 2024 तक, और जिसमें बेस हमने माना था 2017 का ही है। इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। सिटीज़ की जो फंडिंग होती है वो डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर सिटी में PM 10 का लेवल कितना है। ठीक है, इस प्रोग्राम में अंदर हर सिटी के अंडर जितना उसका लेवल है उस हिसाब से हम सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम वहाँ की एयर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम। टारगेट को अपडेट इसलिए किया ताकि हम PM 10 के लेवल में ओवरऑल इंप्रूवमेंट कर सके 2021 में। 20 सिटीज़ अभी तक भी नेशनल स्टैंडर्ड जो है वो पूरे नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब उसमें PM 10 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसके अलावा 131 की जो नॉन अटेनमेंट सीट्स हैं उसमें से 95 सिटीज़ हैं उनमें हाउएवर ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है 2021 में PM 10 के लेवल में। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन सी सिटीज़ होती हैं, वो सिटीज़ होती हैं जहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो नॉन अपनी जो नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी एयर स्टैंडर्ड है उससे नहीं मिलती। ठीक है, इसके अलावा जो प्राणा है एक पोर्टल, दैट इज़ अ पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, वो NCAP मतलब नेशनल क्लीन एयर पोल्यूशन के बारे में जो भी प्रोग्राम्स उनके इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं तो ये मॉनिटर करता है प्राणा पोर्टल। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट अलाउज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिसाइड हु रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन इंडिया को अलाउ दे दिया, मतलब उसको परमिशन देती है कि अब आप क्या कर सकते हो, आप जो 2 डिफरेंट ग्रुप हैं शिवसेना के उनमें की प्लीज़ सुनो और बताओ कि एक्चुअल में उन दोनों ग्रुप में से रियल शिवसेना का टैग किसका है और किसका सिंबल है। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट और 968 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, किस ग्रुप को नेशनली रिकॉग्नाइज करना है, नेशनल या स्टेट पार्टी, वो मतलब डिसाइड करता है। अगर पार्टीज़ में खुद इंटरनल पार्टीज़ में डिस्प्यूट हो गया, वो बोल रहा है कि नहीं ये मेरा नहीं मेरा है, तो इस ऑर्डर के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है इन्वेस्टिगेट करने के बाद, और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देगा, डिसीजन देगा, वो बाइंडिंग होगा। इसके लिए एक स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ पार्टी था जो कि अदर देन वो ग्रुप है जिसको पार्टी सिंबल मिल गया था,
उसको अपने आप को रजिस्टर करना होता है एज अ सेपरेट पार्टी एंड कुड ले क्लेम टू द नेशनल स्टेट पार्टी। मतलब कि अभी 2 ग्रुप में से इलेक्शन कमीशन बता देगा कि रियल है, तो दूसरा ग्रुप बच जाएगा तो उसको फिर अपने आप एज अ सेपरेट पार्टी रजिस्टर करेगा और फिर उसको अपना सिंबल मिल जाएगा, डिपेंड करता है वो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी है। ठीक है, मतलब अगर वो स्प्लिट हो गया रजिस्टर्ड पर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन यूजली एडवाइस करता है कि यूजली एडवाइज द वार्निंग फैक्शंस टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस इंटरनली या फिर कोर्ट को अप्रोच करो। ठीक है, हाउएवर जो ऑलमोस्ट जो और डिस्प्यूट होते हैं वो उसमें इलेक्शन कमीशन ये सब डिसाइड कर लेता है। और क्लियर मेजोरिटी ऑफ पार्टी डेलीगेट्स, ऑफिस बियर, MP, MLA उनको भी ये सब सपोर्ट करना होता है। जब भी इलेक्शन कमीशन नहीं जान पाता कि किसको सपोर्ट करना चाहिए दोनों में से, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ, तो ये मेजॉरिटी पे छोड़ दिया जाता है अमंग द इलेक्टेड MPs एंड MLAs। ठीक है, अब जो शिवसेना के अंडर डिफरेंट स्टेट्स में अगर जो MPs होंगे या MLAs हैं, MPs तो आपको पता लोकसभा में होंगे उसके, और MLAs होंगे जो डिफरेंट स्टेट में होंगे, तो जो अगर इलेक्शन कमीशन नहीं डिसाइड कर पाया तो एंड में उन MPs MLAs पे छोड़ दिया जाएगा, जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी तो उसे चूज़ किया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है वार्मिंग ऑफ ओशंस अ रीजन वाई ह्यूरिकेन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड द फास्टर। आपको पता है जब भी ओशंस वार्म हो जाता है तो वहाँ पे हाई प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, लो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन होती है साइक्लोन के बिल्डअप होने के लिए। ठीक है, तो एक्सपर्ट बिलीव करते हैं अगर ओशन वार्म हो जाता है तो इट इज़ द वन ऑफ द की रीज़न जिसकी वजह से ह्यूरिकेन्स जो साइक्लोन्स है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। वार्मिंग ओशन और स्ट्रेंथनिंग ह्यूरिकेन्स में क्या रिलेशन है, तो आपको बता दें वार्म ओशन की वजह से क्या होता है, विंड्स हाइयर होती हैं तो स्टॉर्म्स क्या करती हैं, उनको ओशन से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से उनके पास पावर ज़्यादा होती है कि वो जल्दी से ज़्यादा वाटर पिकअप कर सकते हैं। 1901 से देखा गया जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो और मतलब एवरेज देखा जाए तो 0.14 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है पर डिकेट 1-10 साल में, और ये डाटा है US नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अब इसके अलावा क्या करते हैं, जो विंड्स हैं वो और ज़्यादा रैपिडली इंटेंसीफाई करती हैं, जो वार्म जो ओशन जितना वार्म होगा उससे क्या होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी होती रहेगी और ये और रैपिड होगा ये फिनोमिना। रिसर्चर्स ने फाउंड आउट किया कि ह्यूरिकेन जहाँ पे जल्दी रैपिडिफिकेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, वो इंक्रीज़ हुआ है। जो 1980s में कभी 1% रैपिड मतलब कि इंटेंसिटी थी उनकी बढ़ने की, वो 5% हो चुकी है। ह्यूरिकेन्स होते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं जो यूजली अटलांटिक ओशन में होते हैं, जिनकी विंड स्पीड 119 किलोमीटर एटलीस्ट होती है पर आवर। जो साइक्लोन और टूफीन्स होते हैं ये भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, लेकिन ये साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में बनते हैं या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो फिनोमिना सबका सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, फिर भी साइक्लोन अलग होता है, टाइफून्स अलग होते हैं, ह्यूरिकेन्स अलग होते हैं, अलग अलग क्योंकि अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्चेस द IEC कैंपेन ऑन फोर्टिफाइड राइस। अभी क्या इसको कैंपेन को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप फोर्टिफाइड राइस कंज्यूम करते हो, जो स्पेशली वो लोग जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, देखो इस फोर्टिफाइड राइस गवर्नमेंट आई थिंक 2 या 3 साल पहले शुरू किया था, सो दैट कि अगर जो लोगों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है तो फोर्टिफाइड राइस वो कमी उनकी पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जा रही है, इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरला। फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स डालते हैं जो FSSAI के द्वारा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्रिस्क्राइब होते हैं, और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। इसको हम नॉर्मल राइस में डालते हैं जो 1:100 में डालते हैं, मतलब कि नॉर्मल राइस अगर 100 किलो है तो उसमें 1 किलो हम क्या करते हैं, FR के डाल देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को राइस मिल से ही किया जाता है जब राइस की मिलिंग की जाती है। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस बिल्कुल ट्रेडिशनल राइस की तरह दिखते हैं, अरोमा, टेस्ट और टेक्सचर में भी। बेनिफिट्स क्या ऑलरेडी बता चुके हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होती है, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन से आप लड़ सकते हो, और तरह की जो ब्रेन डैमेज, गोइटर, इस तरह की जो डिजीज़ है उनसे भी आप बच सकते हो। फीटल और न्यूनेटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अंडर द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 स्कीम। ठीक है, जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी पहले। इसके अलावा सेंट्रल स्पॉन्सर पायलट स्कीम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर PDS। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम BPL वालों को अपना राशन बांटते हैं, वीट, गेहूँ, चावल या बाजरा, उसी के अंदर हम इनको फोर्टिफाइड राइस भी बांटते हैं। फाइन, अब आप देख सकते हो हाई वो जो राइस है वो मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन स्टिल ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। राइस मिल जब होता है तो उसमें क्या होता है, जो हस्क, ब्रान एंड जर्म्स है उसको रिमूव किया जाता है, सो दैट हम वाइट राइस को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो राइस मिल्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको देखा अगर आपने सिंपल पैडी देखी होगी तो उसमें तो हस्क भी होता है, तो हस्क रिमूव किया जाता है, ब्रान रिमूव किया जाता है, जो भी जर्म्स है उनको रिमूव करके एक वाइट राइस लिया जाता है। इसके अलावा मिलिंग क्या करती है, साथ में जब मिल्क होता है तो उसमें क्या होता है,
जो माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच ब्रांड लेयर्स है उसमें से फैट भी रिमूव हो जाता है और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इस प्रोसेस में ही रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम ग्रेन की एंड में जो आपके वाइट राइस होते हैं वो इतने वाइट नहीं होते, एंड में ग्रेन की पॉलिशिंग भी की जाती है, जिसमें से ऑलरेडी अब पॉलिशिंग की वजह से 75 to 90% जो विटामिन B1, B6, B3 या विटामिन ई है ये सब रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एंड में फोर्टिफाइड राइस की बात की जा रही है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट रिलीजेज द इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो अभी क्या एक हाईलाइट किया गया एक डाटा, तो उसमें बोला कोविड पैंडेमिक की वजह से या रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो फॉरेन टूरिस्ट है जो इंडिया में आते थे उनमें 2021 में 44.5% डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा जो टॉप कंट्री था जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते थे इंडिया में वो USA, UK, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से आते थे। अभी क्या है हाँ वो 2021 में देखने को मिला है कि कुछ जो इंडियन नेशनल्स है मतलब इंडिया के लोग जो फॉरेन जा रहे हैं उसमें 7.3% अब ट्रेंड देखने को मिला है, जबकि फॉरेन लोग जो इंडिया में आ रहे हैं वो डिक्लाइन ट्रेंड देखने को मिला है। यूएई टॉप डेस्टिनेशन है इंडियंस की जो वहाँ विजिट करते हैं 2021 में, फॉलोड बाय USA, कतर, ओमान एंड द UK। ओनली जो 1.64% टूरिस्ट है वो इंडिया से आते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया से अभी भी लोग मतलब बाहर कंट्रीज में कम जाते हैं एज अ टूरिज्म, ठीक है। डोमेस्टिक टूरिज्म इंडिया में हाउएवर कुछ अच्छा देखने को मिला, माइनर थोड़ा सा रिवाइव हुआ है, 11.5% देखने को मिला, 11.05। अगर इंडिया की रैंकिंग देखें ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 54 है इन 2021। इंडिया ने क्या स्टेप लिए गए हैं सो दैट हम अपना टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा सकें। स्वदेश दर्शन स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2014-15 में लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर हम थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट को बना रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा बुद्धिज्म सर्किट हो गया, अम्बेडकर सर्किट हो गया, चार धाम सर्किट हो गया, तो थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट को बढ़ा रहे हैं। एक हम प्रसाद स्कीम आई जो कि 2014-15 में हुई थी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं जो हमारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको डेवलप करने की बात कर रहे हैं सो दैट हम वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस बढ़ा सकें। ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी आई तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को हम ट्रांसफर कर सकें। फाइन, अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ बैन लगाया है पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया पे और उनके एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन पे। UAE पे है क्या ये आपको पता होगा, ये वो ला है जो हम टेररिज्म को या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए पहले ही लगा देते हैं प्रिवेंटिव मेजर में, ठीक है। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर सकती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है। UAP में अमेंडमेंट आया था 2019 में, जिसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया था जिसके अंदर ये बोलता है कि किसी भी इंडिविजुअल को आप डेजिग्नेट कर सकते हो टेररिस्ट। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप डिक्लेरेशन करते हो तो इसका मतलब अब कोई भी उसका मेंबर है वो क्रिमिनल माना जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट है दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट। अभी के NGT ने क्या किया है, एक सुओ मोटो केस जो लिया था उसको डिसमिस कर दिया है ये, और उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया 3000 मेगावाट DHP विदाउट मीटिंग द प्री कंडीशन ऑफ डिक्लेयरिंग अ नेशनल पार्क, ठीक है। DHP दैट इज द दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट को डेजिग्नेट किया है वर्ल्ड का टॉलेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि सी लेवल से अबव 278 मीटर बनाया जाएगा। अगर ये डैम साइट है वो नियरली अशुपानी दिबांग रिवर के कन्वर्जेंस पे बनाया जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर, और ये अप्रोक्सीमेटली 43 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रोइंग जो कि डिस्ट्रिक्ट है लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है कार्ल गुस्ताफ M4। स्वीडन ने अनाउंस किया कुछ प्लान्स कि वो अपने कार्ल गुस्ताफ M4 एक वेपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करके इंडिया में, तो ये है कि एक वेपन सिस्टम है जो स्वीडन कंस्ट्रक्ट करेगी, कहाँ पे, इंडिया में करेगी, तो ये मेक इन इंडिया वाली बात आ रही है। इसमें क्या है आर्मी क्या कर रही है वो यूज़ कर रही है जो कार्ल गुस्ताफ वेपन है वो 1976 से कर रही है और करंटली ऑपरेट कर रही है MK2 और MK3 वाला वर्जन। फाइन, तो ये जो रिफल है वो एक्चुअली है क्या, ये एक मैन पोर्टेबल होता है, मल्टी रोल वेपन सिस्टम है जिससे जो सोल्जर्स हैं वो अगर मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बैटल फील्ड पे तो उनको डील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी M2 और M3 वर्जन का है, हम चाह रहे हैं M4 वर्जन उनको देना। तो क्या होएगा एडेप्टेबल फ्लेक्सिबल सिस्टम है और फ्यूचर यूज़र को मतलब कि सेटिस्फाई करते हैं उनके नीड्स को। लेकिन जो M4 वेपन सिस्टम होएगा वो और कैपेबल होगा और फायरिंग अ वेराइटी ऑफ एम्यूनिशन इंक्लूडिंग एंटी आर्मर एंड एलिमिनेशन राउंड विद द मैक्सिमम रेंज इसकी 1500 मीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। तो DRDO ने अभी सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली है इस मिसाइल की। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया DRDO के द्वारा इंडिजिनियसली अपने आप अकेले विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कर सकती है लो अल्टीट्यूड में जो एरियल थ्रेट है उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। इट इज़ प्रोपेल्ड बाय ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है इसके अंदर और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ये जो न्यू मिसाइल है इसमें इक्विप्ड है कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जिसकी वजह से हो जाता है बूस्ट देती है हमारी आर्म फोर्सेस को।
नेक्स्ट है कामिकाज़ा ड्रोन्स। आर्मी इज़ रेडी कि वो कामिकाज़ा ड्रोन्स को इंडक्ट करेगी ईस्टर्न लद्दाख में। कामिकाज़ा ड्रोन्स हैं क्या? ये स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर कुछ एक्सप्लोजिव्स हैं कि अगर हमें लगता है कि कहीं पे कोई टारगेट है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, एक्सप्लोड हो गया। इसको हम स्विचेबल ड्रोन्स भी बोलते हैं बिकॉज जो ब्लेड लाइक विंग्स है वो एकदम से फैल जाते हैं, जब जैसे हम लॉन्च करेंगे तो एकदम से फैल जाएंगे, जैसे मोर के पंख फैल जाते हैं। फीचर्स क्या है इसको? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ऑन रेडार। इसको ये टारगेट हिट कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन पे बेस होती हैं और ये ब्लास्ट रेडियस और कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, मैं ब्लास्ट रेडियस को एडजस्ट कर लेती है। नेक्स्ट है सीतावंसल केव। सीतावंसल केव एक 2nd सेंचुरी के तमिल समाना कम्प्लेक्स केव्स हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु के पुटकुर डिस्ट्रिक्ट के सीतावंसल विलेज में। यहाँ पे जो ये एक केव है इसको जैन के सेंट्स का घर माना जाता है। इट इज़ एन अबोर्ड फॉर जैन सेंट। जो इस टेम्पल की पेंटिंग्स है वो 4 to 6 सेंचुरीज़ की है, जब फ्रिजोसेको टेक्निक जो कि पेंटिंग की टेक्निक थी यूज़ करके बनाई गई है। जो कलर्स थे उनके मिक्सचर जो इन पर कलर्स यूज़ किए गए हैं वो मिक्सचर था प्लांट और मिनरल डाइज का, ठीक है, कुछ क्ले पिगमेंट्स भी इसमें यूज़ किए गए हैं। ये जो पेंटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है विद द वर्क्स ऑफ अजंता एंड इलोरा केव्स। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अभी के वेटरन एक्टर आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया 2020 में, जो कि हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। ये अवार्ड फर्स्ट प्रेजेंट किया गया था देविका रानी को। इस अवार्ड को 1969 में बनाया गया था सो दैट हम दादा साहेब फाल्के की जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट कर सके। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। इनकी जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र वो पहली इंडियन मूवी थी जो 1913 में रिलीज़ की गई थी। लास्ट मुझे पर्सनैलिटी दी न्यूज़ शहीद भगत सिंह। आपको पता है कल शहीद भगत सिंह का मार्टियर डे होता है, ठीक है, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट को अभी रीनेम करके शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है सो दैट हमको ट्रिब्यूट दे सकें ऑन फ्रीडम फाइटर ऑन हिज 1/5 उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनका जो बर्थ हुआ था वो फैजलाबाद डिस्ट्रिक्ट के बंगा विलेज में, जो अभी पाकिस्तान का प्रोविंस है। इनकी एजुकेशन है दयानंद आंग्लो वैदिक हाई स्कूल नेशनल कॉलेज इन लाहौर। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा को एस्टेब्लिश किया। 1929 में इन्होंने सेंट्रल असेंबली हॉल को फॉर्म किया था दिल्ली में, जहाँ पे इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन लिखा था और विद बातुश्कर दत्त, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पहले ही बता दिया, टू अपोज द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट। तो क्या रीज़न था ये साथ में पता होना चाहिए, ठीक है। लोगों को लगता है कि भी उसको मार दिया था तो उसका बदला, नो, टू अपोज द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। बुक्स हैं इनकी वाई एम एन एथिस्ट, जेल डायरी, वैल्यूज है करेज ऑफ कन्विक्शन, ब्रेव लीडरशिप। फाइन, 28 सितंबर के डेली कंट्रोल्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।